Good morning, all of you. Now, today's topic, need for economic reforms. क्यों ज़रूरत पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म की? यहाँ तक हमने जाना कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते क्या हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो सबसे पहले जो हाई फिस्कल डेफिसिट थी हमारा जो बहुत ऊंचा राजकोषीय घाटा था, उसको कवर अप करने के लिए हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ी। अभी जो सेकंड ज़रूरत थी, नीड थी, वो इसलिए थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, मतलब जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो भी क्या था, सरप्लस में नहीं था, बल्कि हम उधार लेकर अपना बैलेंस हम चुकाते थे अपना उधार, ठीक है ना। जैसे किसी से सामान लिया तो हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज होता नहीं था, तो इसके लिए भी हमें बोरो करना पड़ता था और हम बोरो करके फिर पेमेंट किया करते। तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी, कि क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व्स करने ज़रूरी थे। तो इस वजह से भी इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ा, ताकि हम लोग बाहर एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, थोड़ा लिबरल हो जाएं, तो इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होंगी तो बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगा। फेलियर ऑफ द पब्लिक सेक्टर, ये जो पब्लिक सेक्टर मेरे फेलियर हो रहे थे, मतलब जो सिक यूनिट्स में कन्वर्ट हो गए थे, उनको ख़त्म करने के लिए मुझे उनका प्राइवेटाइजेशन करना ज़रूरी हो गया, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से इनसफिशिएंट हो रहे हैं, या किस तरह, क्या वजह है कि वो सिक यूनिट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उस रीज़न को ख़त्म करने के लिए हमने उनका प्राइवेटाइजेशन करना ज़रूरी था, ताकि वो वापस से ग्रो हो सके और एक अच्छी इंडस्ट्री वहाँ पर डेवलप हो। क्लियर। फिर इंक्रीज़ इन प्राइजेस कंटिन्यू, क्योंकि पब्लिक सेक्टर्स थे और हम लेबर इंसेंटिव्स को काम में ज़्यादा ले रहे थे, वेलफेयर के लिए ज़्यादा काम कर रहे थे, तो इन कई कारणों से हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही थी और इसकी वजह से प्राइजेस में बहुत ज़्यादा उछाल आ गया था। तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी हमें रिफॉर्म्स की ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं तो महंगाई अपना चारों तरफ पाँव पसार चुकी थी, कहने का मतलब है चारों तरफ महंगाई ने अपने पाँव पसार लिए थे, तो इस वजह से भी हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की ज़रूरत थी। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP 1991 की। इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए, और जो कल स्टोरी मैंने आपको बताई थी, जो वर्ल्ड बैंक ने हमारे पास शर्त रखी थी कि हम आपको पैसा तो दे देंगे लेकिन आपको अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म करना होगा, तो इन सभी कारणों से हमें हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ा, जो 1991 में हुआ। तो आज हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। तो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड इन जुलाई 1991। देखिए MCQ का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि आपकी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो कब अनाउंस की गई। देखिए मंथ से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, जुलाई 1991 दे देंगे, मई 1991 दे देंगे, जून 1991 दे देंगे, तो आपको याद होना चाहिए इट इज़ जुलाई। ओके, जुलाई 1991 में हमारी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अनाउंस्ड हुई थी। क्लियर। इट कंसिस्टेड ऑफ 2 काइंड ऑफ मेजर्स। इस पॉलिसी के अंदर 2 मेजर्स पर फोकस किया गया, एक तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स और एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर। तो ये स्टेबलाइजेशन मेजर था, ये एक शॉर्ट टर्म मेजर था। कैसा मेज़र था? शॉर्ट टर्म। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है वो लॉन्ग टर्म मेज़र रहा है। तो स्टेबलाइजेशन मेज़र में हम देखते हैं, स्टेबलाइजेशन मेज़र रिफर्स टू शॉर्ट टर्म मेजर्स टू करेक्ट imbalances of the balance of payments by maintaining sufficient foreign exchange reserves, okay, and to control inflation by keeping द राइजिंग प्राइजेस अंडर कंट्रोल। अभी मैंने बात करी थी ना कि जो दाम बढ़ रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए और बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए, ताकि हम सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का
एक्सचेंज के रिजर्व्स को मेंटेन कर सके, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या मेज़र यूज़ किया गया, वो किया गया स्टेबलाइजेशन मेजर्स। ओके, अब हम बात करेंगे दूसरे मेज़र की, वो है आपका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स। ओके, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर रिफर्स टू लॉन्ग टर्म मेजर्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि छोटे टाइम पीरियड में आप अपनी एफिशिएंसी को नहीं बढ़ा सकते, आप अपने काम करने की क्षमता को एकदम से नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए आपको धीरे धीरे थोड़ा लंबा समय चाहिए होता है ना। तो दे रिफर्स टू लॉन्ग टर्म मेजर्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी and to increase international competitiveness by removing the rigidities in various segments of the Indian economy. ओके, तो एक था लॉन्ग टर्म, एक था शॉर्ट टर्म। अब हम बात करेंगे मेन फीचर्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए उसके 3 फीचर्स थे, या अंडर दिस पॉलिसी 3 हेड्स आर इम्पॉर्टेंट, जिसमें हमने फोकस किया। जो इसकी मेन खासियत थी वो थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मीन्स एलपीजी। इसे हम एलपीजी पॉलिसी भी बोलते हैं। इसका मेन फीचर था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? नाउ आज हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन की। किसके बारे में बात करेंगे? लिबरलाइजेशन की। क्या होता है लिबरलाइजेशन? एक नाम से ही पता चल रहा है, लिबरल होना, उदार होना, थोड़े से अपने नियमों को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को इजी कर देना, लिबरलाइजेशन है। ओके, तो लिबरलाइजेशन मीन्स गिविंग ग्रेटर फ्रीडम टू इकोनॉमिक एजेंट्स to take their own decisions. It implies liberating the trade and industry from unwanted government controls and restrictions. ठीक है ना? जो अनवांटेड गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल था, उनको थोड़ा सा उदार बना देना, लिबरल बनाकर काम करना, ताकि हमारी इंडस्ट्रीज़ का और ट्रेड का क्या हो, फ़ायदा हो और वो उन्नति करे। तो ऐसा इसके अंदर आपको सेटअप करना था, तो इसलिए लिबरल हुए। तो लिबरलाइजेशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, कि इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं? यही इंडस्ट्री चलाने वाले, है ना। तो उनको थोड़ा सा फ्रीडम देना ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें, और ट्रेड और इंडस्ट्री पर जो अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपना कर रखा था, उसको में थोड़ी सी उनको छूट मिल जाए। तो ये था लिबरलाइजेशन। देखिए, लिबरलाइजेशन कंटेन्स 2 थिंग्स, 2 थिंग्स है उसके अंदर। एक तो टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर to run those industries which were earlier reserved for public sector. सबसे बड़ा लिबरलाइजेशन में हमने क्या किया कि जो पहले पब्लिक सेक्टर में ही जो इंडस्ट्रीज रन होती थी, उनको हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया, क्योंकि हमने उसको पब्लिक सेक्टर में लेकर देख लिया, क्या हुआ, वो 6 यूनिट्स में कन्वर्ट होकर बंद होने लग गई। क्लियर? तो टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू रन दोज इंडस्ट्रीज विच वर अर्लियर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। Okay, and next one, relaxation in the rules and regulations made for the private sector. और प्राइवेट सेक्टर के लिए जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे थे, उसमें हमने क्या दे दी, उनको थोड़ी रिलैक्सेशन दे दी, उनको थोड़ी तसल्ली दे दी। हाँ, अब लाइसेंसिंग की जो प्रोसेस है वो इतना टफ नहीं रहेगा, आपको इतना ज़्यादा इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप कहीं बैकवर्ड एरिया में जाकर अपना इंडस्ट्री डेवलप करेंगे तो आपको कम मिलेगा ही, लेकिन और ज़्यादा अगर इंडस्ट्रीज़ यहाँ भी डेवलप करेंगे तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब इंडस्ट्री के लिए टोटली बहुत काम किया। हम आगे बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरह से उसने लिबरल हुए, इसकी पूरी बात हम करेंगे। तो अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे लिबरलाइजेशन के। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू इंक्रीज इंटरनल कॉम्पिटिटिवनेस
ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया कोई कंपटीशन नहीं था, तो कंपटीशन नहीं होने के कारण, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होगा ना तब तक लोग अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करेंगे, ये बात पक्की है। तो हमें हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों को अच्छी और सस्ते दामों पर चीज़ें दिलाने के लिए, नए नए इनोवेशन के लिए कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी था। तो हमें हमारी इंटरनल जो इकोनॉमी है उसे कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए लिबरलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। फिर टू इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, हम बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे थे, तो हमें नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। तो नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पहले हम आने नहीं दे रहे थे, और इससे हमारे यहाँ पूंजी की कमी थी, कैपिटल की कमी थी, तो वो आएगी तो हम और ज़्यादा ग्रो अप होएंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए और टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें लिबरलाइजेशन करने की ज़रूरत थी, और ये मेन ऑब्जेक्ट था उसका कि इसी उद्देश्य से आपके लिबरलाइजेशन किया गया ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके और नई नई टेक्नोलॉजी भारत में आ सके। टू रिड्यूस डेब्ट बर्डन ऑफ द कंट्री, कंटिन्यू हम ऋण के जाल में फंसते जा रहे थे, क्योंकि हमने हमारी इकोनॉमी को एक क्लोज इकोनॉमी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। तो हमारे पर ऋणों का जाल बस बढ़ता जा रहा था, हम ट्रैप में फंसते जा रहे थे, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट हाई होती, फिर उसको कवर करने के लिए आप क्या करोगे, बोरोइंग करोगे। देश की जनता के पास इतना पैसा है नहीं कि आपको दे देवे, तो क्या करोगे, बाहर से लाओगे और ट्रैप में फंस जाओगे। तो इसको रिड्यूस करने के लिए भी हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ी, जो हमने किया। उसका मेन ऑब्जेक्ट था कि हम ट्रैप से बाहर निकलें। ठीक है, नेक्स्ट वन, to get an opportunity to export to developed countries and to import capital goods and machinery from them. ओके, तो एक ऑब्जेक्ट ये भी था कि हम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसको क्या करें, एक्सपोर्ट करें। टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टू डेवलप कंट्रीज़, ये हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली थी कि हम हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाएं और डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करें और उनसे मशीनरी और कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करें, ताकि हम और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकें। तो ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन।